नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कहानी के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। एंड मैं बता दूँ ये सारे एग्ज़ामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। यूपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, रेलवे हर प्रकार के एग्ज़ामिनेशन के लिए बेटर होगा। और मैं हमने स्पेशल तरीके से बनाया है, देखिए पीपीटी आप लोग देख सकते हैं। बेहतर तरीके से स्टोरी टेलिंग मेथड में एक-एक करके हर एक चीज़ों को मतलब टू द पॉइंट के हिसाब से मैं डिस्कस करूँगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप एक स्टोरी सुन रहे हो, मज़ा आ रहा है। प मतलब पढ़ाई से ज़्यादा आज जो है आप लोगों को लगेगा कि एंटरटेनमेंट हो रहा है। मैं ये कोशिश करूँगा एंड मेरा कोशिश ये रहेगा कि यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करते हैं देखिए एक होता है मॉडरेट फेज, एक होता है एक्सट्रीम फेज। एक्सट्रीम फेज से हम लोग शुरुआत करते हैं 1905 से। स्टोरी है बंगाल का विभाजन। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि बंगाल का विभाजन, और बंगाल का विभाजन हुआ था, देखो 1905 में हुआ था। और ये बंगाल का विभाजन किए थे लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का विभाजन में देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 1905 में। तो ये जो टोटल आज के डेट में जो ये आज के डेट में ये बांग्लादेश है और ये जो है वेस्ट बंगाल है। तो उस टाइम पे ये टोटल एरिया वेस्ट बंगाल था। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिवीजन हुआ था। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न बंगाल है जिसमें बंगाल और आसाम है, आज के डेट में ये बांग्लादेश हो गया है, और जिसका कैपिटल यू कैन से डेका यानी कि ढाका राजधानी है। और जो वेस्ट बंगाल है जिसका कैपिटल कलकत्ता है, आज के डेट में पश्चिम बंगाल ही है। तो ये बिफोर दैट जो बांग्लादेश है और इंडिया का हिस्सा ही हुआ करता। तो यहाँ पर डिवीजन होने का रीजन क्या था? देखो सबसे पहला चीज था कि फर्स्ट है कि यहाँ पर जो है, जो ग्रीन कलर है यहाँ पर ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन वाज डोमिनेटेड। तो मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे, और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा रहते थे। तो हिंदू पॉपुलेशन एरिया और मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया के बीच में अगर विभाजित कर दिया जाता है तो सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली हिंदू एंड मुस्लिम विल बी डिवाइडेड, जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर। फुट डालो एवं शासन करो, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो जो ईस्टर्न ईस्टर्न बंगाल में है जिसका राजधानी है जो है ढाका है, मुस्लिम मेजोरिटी है। और जहां पर ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम आते हैं, उसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल है जो जिसका राजधानी है कलकत्ता, जिसमें वेस्टर्न बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब आते हैं, ठीक है। और ये बंगाल का विभाजन का जो अनाउंसमेंट हुआ था 19 जुलाई 1905 में हुआ था। हालांकि इंप्लीमेंट किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में। किसके द्वारा? उस टाइम पे जो वाइस रॉय था लॉर्ड कर्जन वाज द वाइस रॉय, ठीक है। अब देखो उससे पहले समझते हैं कि बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, क्योंकि फर्स्ट रीजन देखो, एक्चुअली रीजन था डिवाइड एंड रूल। वहां पे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, और वहां के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था उसको तोड़ना, ठीक है। जो जो मध्य वर्गीय बंगाली थे, जो ज्यादा डोमिनेट थे, ज्यादा पावरफुल थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था, लीडरशिप स्किल था, उनको तोड़ना था। बट उन्होंने क्या बताया कि ये एरिया जो है बहुत पॉपुलेशन हो रहा है, 78 मिलियन पॉपुलेशन हो रहा है। तो उसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको इजीली एडमिनिस्ट्रेटर कर सके। ऑफिशियल रीजन क्या बताया? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब छोटा हिस्सा कर देंगे तो उसको रूल करने में आसानी होगा। बट असल रीजन था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो एवं शासन करो, राइट। देखो उसी के खिलाफ जब जब मूवमेंट जब जब ये डिवाइड कर दिया गया, तो उसी के खिलाफ एक तरफ से लोगों ने पूरी तरह से अपोज किया था इस तरफ से। और हिंदू मुस्लिम को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उतना वो पास में आ गए थे। और ये 16 अक्टूबर डे ऑफ मॉर्निंग के हिसाब से भी किया गया। और उसी के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी का मतलब क्या है? यूजिंग द इंडियन गुड्स एंड बॉयकटिंग द फॉरेन गुड्स। स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल और विदेशी चीजों का बहिष्कार, जिसमें चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, लोगों ने स्कूल कॉलेज पढ़ना स्टार्ट कर दिए। इंडियन स्कूल कॉलेज ब्रिटिश स्कूल कॉलेज को छोड़ दिए थे। फूड, क्लॉथ, एवरीथिंग दे स्टार्टेड इंडियन गुड्स एंड दे स्टार्टेड बॉयकटिंग द फॉरेन गुड्स, ठीक है। एंड उसमें जो लीडर किसने जो है कर्जन के खिलाफ लड़े थे, जो फेमस लीडर आपने सुना होगा, लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। उसके साथ साथ सुरेंद्र बनर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उनको जो कहा जाता है जैसे कि लाल बाल पाल, लाल फॉर लाला लजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल, शॉर्टकट में उनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। उसके अलावा अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब जो है लड़े थे। देखो ये एक ऐसा मोमेंट था
जो कि एक नेशनलिज्म का स्पिरिट हो रहा था, स्वदेशी को एक तरफ से पावरफुल टूल्स के हिसाब से बनाया गया था, उसके साथ-साथ जिसकी वजह से नेशनल एजुकेशन का भी डेवलपमेंट हुआ और महिलाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़ कर उस हिस्सा में शामिल किए थे। उसके साथ-साथ जो है टैगोर यूज्ड रक्षाबंधन एज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, मतलब हिंदू-मुस्लिम में रक्षाबंधन का फेस्टिवल किया गया ताकि हिंदू-मुस्लिम में यूनिटी रहे। लेकिन उसके बाद मैं बताता हूँ ये डिवीज़न हुआ था बेटा, देखो 1905 में डिवीज़न हुआ था। 1905 में ये विभाजन हुआ था 1905 में। बट 1911 में क्या हुआ था? जो कलकत्ता जो राजधानी था उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। 1911 में उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, ठीक है? तो फिर से ये जो पार्टीशंस था उसको जो है उठा, मतलब उसको जो है फिर से जो है यूनाइट कर दिया गया, ठीक है? यूनाइट 1911 में पार्टीशन वाज़ एन्युल्ड, ठीक है? उसको जो है खत्म कर दिया गया और बंगाल वाज़ रीयूनाइटेड, बंगाल को रीयूनाइट किया गया। हालाँकि बिहार और ओडिशा जो है सेपरेट प्रोविंसेस किए गए, ठीक है? और कैपिटल राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है? अगर क्विक रिवीजन के लिए बोलूँ 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। वाइसरॉय जो था लॉर्ड कर्जन और 19 जुलाई को अनाउंसमेंट हुआ था, 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंटेशंस और उसका प्रोटेस्ट जो है स्वदेशी एंड बॉयकॉट और जो एक साथ हो गए थे 1911 में और दिल्ली को नया राजधानी बनाया गया था। दिस इज ऑल अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब आते हैं अगला टॉपिक की तरफ, वो टॉपिक है दैट इज स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था, वो बंगाल के विभाजन के खिलाफ हुआ था। बंगाल का विभाजन का मेन मकसद था डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना। तो उसको जो आईएनसी के लीडर थे ये चीजों को समझ रहे थे और उन्हीं को बंद करने के लिए टू स्टॉप द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। हालांकि जो मूवमेंट बंगाल का विभाजन के खिलाफ हुआ था उसको ही स्वदेशी कहा जाता है। स्वदेशी का मतलब मैंने अभी बताया था, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। आप देख सकते हो 7 अगस्त जो है बॉयकॉट रेजोल्यूशन है द कलकत्ता टाउन हॉल, उसको बॉयकॉट किया गया। 16 अक्टूबर को पार्टीशन इंप्लीमेंटेड। उसके साथ साथ क्या हुआ था? बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन गुड्स। जाहिर सी बात है सभी इंडियंस अगर विदेशी चीजों को बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया का ही डेवलपमेंट होगा। So this leads to the development of small scale industry, cottage industry, agro based industry. उसके साथ साथ this empower the educations, this empower the unity among the Indians. So ये एक तरफ से this movement gave positive impact to the Indian society, which leads to the development of the small scale industry, cottage industry. हर प्रकार का एक तरफ से सभी हर एक इंडियन अपना ही देश का चीज इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है अपना ही डेवलपमेंट होगा। और ये भी हुआ था देखो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है? उसके बाद एम क्या था? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, यानी कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। उसके साथ-साथ जो है एक तरफ से कह सकते हो कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है? उसके साथ-साथ यहाँ पर क्या हुआ था देखो बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, इंडियन गुड्स का इस्तेमाल करना, प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करना, नेशनल एजुकेशन जो है डेवलपमेंट हुआ था और महिलाओं और बच्चों ने जोर-शोर से पार्टिसिपेट किया था। ये कह सकते हो कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्वराज जो है मेन चीज़, ठीक है? तो आज के डेट में बी इंडियन एंड बाय इंडियंस, ठीक है, यूनाइटेड फॉर द स्वराज। तो जाहिर सी बात है कि ये दिस मूवमेंट गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द इंडियन सोसाइटी। अब बात करते हैं कि ये मूवमेंट में मेन लीडर कौन थे? ये मूवमेंट में भी मेन लीडर थे लाल बाल पाल, दैट इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उसके साथ साथ अरविंद घोष थे, उसके साथ साथ सुरेंद्र बनर्जी, उसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? और इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, नेशनलिज्म, लोगों के मन में राष्ट्रीयवाद का फीलिंग बढ़ गया था। इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था और इंडियन एनकरेज द एक्सट्रीम पॉलिटिक्स, एक लोगों के मन में अवेयरनेस जग गया था और ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, लोग जो है अवेयर होने लगे और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने लगे। उसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एजुकेशन, ये सब का विकास हुआ था, ठीक है? हालांकि देखो स्वदेशी मूवमेंट जो है एक तरफ से डिक्लाइन हो गया था, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से उसको बंद करने की कोशिश की थी क्योंकि बहुत सारे लीडर को उसने अरेस्ट कर दिया था, ठीक है? और मूवमेंट जो है एक तरफ से 1908 में वीक हो गया था। हालांकि भले ही ये मूवमेंट बंद हो गया हो, तो दिस इज द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम मूवमेंट, एंड ये इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है? सो मोर देन ए मूवमेंट, इट वाज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो आप यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, स्वदेशी और बॉयकॉट हुए थे उसके खिलाफ, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हुआ था, इंडियन इंडस्ट्री ग्रोथ हुए थे और रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की यहाँ से जन्म हुआ था, ठीक है? तो इस तरीके से ये मूवमेंट ये हुआ था। उसके बाद अगर बात करें, तो अगला टॉपिक है वो है कलकत्ता सेशन।
कलकत्ता सेशन का मतलब है आईएनसी जो है हर एक साल अपना मीटिंग मीटिंग बुलाती थी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका गठन हुआ था 1885 में और हर एक साल मीटिंग में किसी ना किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते। तो 1906 में ये मीटिंग हुआ था इसलिए उसको कलकत्ता सेशन या आईएनसी सेशन भी कहा जाता है। उसके प्रेसिडेंट जो थे दादा भाई नौरोजी जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है, आईएनसी के प्रेसिडेंट थे और यहाँ पर जो बात की गई थी, यहाँ पर भी बात की गई थी स्वदेशी का बात किया गया था। यहाँ पर एक तरफ क्या हो रहा था, एक तरफ मॉडरेट्स हो रहे थे, एक तरफ एक्सट्रीम्स हो रहे थे, मतलब गरम दल और नरम दल, ठीक है? और उनका मेन डिमांड क्या था? स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन। मतलब हमें जो है आपके शासन नहीं चाहिए, हम जो है अपना शासन खुद करेंगे, हमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, हमें जो है स्वराज दे दो। देखो एक मन में सवाल आता है, सर पूर्ण स्वराज तो नहीं। देखो पूर्ण स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू डिमांड करेंगे लाहौर अधिवेशंस में 1929 में। यहाँ पर जो है स्वराज, पूर्ण स्वराज और स्वराज में क्या फ़र्क है सर? देखो पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट, मतलब तुम जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम ही रूल करेंगे, दैट इज़ पूर्ण स्वराज। कंप्लीट इंडिपेंडेंट जो जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशंस में 1929 में डिमांड किया था। यहाँ पर जो है स्वराज पूछे जाएंगे कि स्वराज का मांग कब हुआ था? कलकत्ता सेशन में 1906, दैट इज दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिमांड किया था, ठीक है। अब देखो उसका मतलब क्या था? फोर इंपोर्टेंट रेजोल्यूशन लिए गए थे ये कलकत्ता सेशन में 1906 में। क्या है? फर्स्ट है स्वदेशी, प्रमोशन ऑफ द इंडियन गुड्स। दूसरा क्या है? बॉयकट, रिजेक्टेड द फॉरेन गुड, विदेशी चीजों को बहिष्कार करना है। उसके बाद क्या है? नेशनल एजुकेशन को मतलब बढ़ावा देना है। उसके बाद जो है स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वदेशी, बॉयकट, नेशनल एजुकेशन एंड स्वराज जो है उनका मेन 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 कह सकते हो कि मेन रेजोल्यूशंस था, ठीक है। और कह सकते हो कि ये वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट है। अब कलकत्ता सेशन के इंपोर्टेंस एंड एग्जाम रिवीजन चीजें क्या है? देखो पहला चीज तो मैंने बता दिया, स्वराज, स्वदेशी और बॉयकट और नेशनल एजुकेशन मेन मुद्दा है। उसके साथ साथ यहाँ पर मतलब एक तरफ से टोटली जो है स्वराज को डिमांड किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद जो है एक तरफ से ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल है उनकी शुरुआत हो गई थी। बॉयकट, विदेशी चीजों को बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिए थे और हमने सेल्फ गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो अगला उसी साल जो है 1906 में अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग बेटा, मुस्लिम लीग जो है जिस तरह से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक तरफ से पॉलिटिकल पार्टी था दैट वाज डोमिनेटेड बाय द हिंदू। मुस्लिम लीग को लगा, मुस्लिम लीग भी पहले आईएनसी के हिस्सा थे, बट मुस्लिम लीग को लगा कि अपना आवाज को पूरा उठाना है और अपना एक बुलंद करना है, अपने आप को एक डोमिनेट करना है, तो हमें अपना पार्टी बनाना पड़ेगा। और यहाँ से शुरुआत होकर ये 1947 तक मुस्लिम लीग रहा और बाद में ये मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान हो गया और पाकिस्तान में चले गए। ये लोग पाकिस्तान का डिमांड किए थे, बट शुरुआत जो पाकिस्तान का एक कह सकते हो कि नींव जो रखा था 1906 में, मुस्लिम लीग का गठन, सिंपल सी बात है, उनका गठन हुआ था 1906 में और ये कहाँ पे प्लेस जो है डेका दैट इज ढाका में उसका जो है हेडक्वार्टर था। और यहाँ पर आप कर सकते हो उनका एम क्या था कि प्रोटेक्ट द मुस्लिम पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक तरफ से कह सकते हो कि न्यू वॉइस फॉर द मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स कह सकते हो, ठीक है। अब देखो मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, उसके साथ जो है भिकर उल मुल्क, ठीक है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो है आगा खान थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग वाज आगा खान। हालांकि प्रेसिडेंट जो है नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क भी थे, ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी मुल्क दोनों मुल्क थे। तो ये जो है मुस्लिम लीग के कह सकते हो कि फाउंडिंग मेंबर्स कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके साथ उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो प्रोटेक्ट द मुस्लिम पॉलिटिकल राइट, ठीक है, पॉलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करना। उसके साथ साथ प्रमोट द मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, जिसको जो है एक चीज कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम के लिए मतलब मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन होगा, जिसमें जो वोटर होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे और जो लीडर होगा वो भी मुस्लिम होगा। ध्यान रखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब है कोई हिंदू लीडर मुस्लिम को चूज नहीं कर पाएगा, कोई हिंदू लीडर, हिंदू पर्सन जो है मुस्लिम का कैंडिडेट को चूज नहीं करेगा। केवल मुस्लिम लीडर को चूज करेंगे मुस्लिम और केवल वो रूल करेगा मुस्लिम्स के लिए। दैट इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स ने ही परसुए किया था बट उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। उसके बाद जो है प्रोटेक्ट द मुस्लिम बिफोर द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो मेंटेन लॉयलिटी टू द ब्रिटिशर्स, एक तरफ से ब्रिटिशर को लॉयल होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ये बात आती है कि इंपोर्टेंस ऑफ द मुस्लिम लीग क्या है, ठीक है। मुस्लिम लीग का इंपोर्टेंस है कि फर्स्ट मेजर ऑल इंडिया मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था और ये एक तरफ से मुस्लिम लीग को सेपरेट
प्लेटफ़ॉर्म दे रहा था अलग से अपना डिमांड को रखने के लिए। उसके साथ-साथ जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहा था। उसके साथ-साथ जो है इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया रूल और यही जाके 1906 से 1947 में ए जर्नी दैट चेंज्ड द हिस्ट्री यही जाके बाद में पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान का डिमांड करके ये लोग पाकिस्तान बन गया, यही जाके बाद में, ठीक है? एनीवे अगला टॉपिक की तरफ आते हैं एंड अगला टॉपिक है दैट इज सूरत स्प्लिट 1907। देखो उसको सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था सूरत में इसलिए उसको सूरत अधिवेशन में कहा जाता है। अब देखो यार उसको आईएनसी का स्प्लिट भी कहा जाता है। आप पूछ सकते हो कि सर उसको आईएनसी स्प्लिट क्यों कहते हैं? उसको सूरत स्प्लिट क्यों कहते हैं? क्या सूरत का स्प्लिट हुआ था जिस तरह से बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल का स्प्लिट हुआ था, ऐसा सूरत का भी स्प्लिट हुआ था? नहीं, ये सूरत का स्प्लिट नहीं है, ये है आईएनसी का स्प्लिट यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट। किस तरह से? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2 हिस्सा में बँट गया, एक है मॉडरेट में और एक है एक्सट्रीमिस्ट में। क्यों बँट गया सर? देखो पहला चीज है एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वो गरम दल जिसके लीडर थे लाल, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर जिसके लीडर थे लाल बाल और पाल, ठीक है? लाल पर लाला लजपत राय, बाल पर बाल गंगाधर तिलक और पाल पर बिपिन चंद्र पाल। ये सब कौन थे? ये सब जो है एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे और जो मॉडरेट के लीडर थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता, ठीक है? ये सब जो है मॉडरेट के लीडर थे। मतलब सिंपल सी बात है, पहले है दोनों के लीडर अलग अलग। दूसरा क्या है, गरम दल चाहते थे जैसे कि नाम ही गरम दल है, तोड़ फोड़ वायलेंस, वो किसी भी हाल में आजादी, पूर्ण आजादी चाहते थे। वो किसी भी हाल में ब्रिटिशर के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। बट मॉडरेट का मानना था कि इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है, हमें जो है ब्रिटिशर के साथ चलना पड़ेगा, ब्रिटिशर को मनाना पड़ेगा। धीरे 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 वो लोग स्वराज देंगे, फिर डोमिनियन स्टेटस देंगे, फिर हमें इंडिपेंडेंट देंगे। उनका भरोसा था एक तरफ से ब्रिटिशर पर, बट गरम दल का ब्रिटिशर प्रति भरोसा नहीं था। और दोनों का लड़ने का तरीका भी अलग था। जो यहाँ पर जो गरम दल है उनका लड़ने का तरीका था वायलेंस, उनका लड़ने का तरीका था नॉन वायलेंस, ठीक है? और एक चीज भी दोनों का डिसएग्रीमेंट हुआ था, क्या है? रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस को चाहते थे। देखो रास बिहारी बोस जो है मॉडरेट चाहते थे रास बिहारी बोस जो है प्रेसिडेंट बने, लेकिन गरम दल चाहते थे आइदर लाला लजपत राय प्रेसिडेंट बने या फिर बाल गंगाधर तिलक बने, मतलब एक्सट्रीमिस्ट के लीडर। सिंपल सी बात है, मॉडरेट चाहते थे मॉडरेट अपना लीडर को प्रेसिडेंट बनाना आईएनसी का, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे अपना लीडर को बनाना, लेकिन फाइनली रास बिहारी बोस को बनाया गया, जिसकी वजह से वो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, ठीक है? उससे पहले देखो ग्रोइंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? उसके क्या है? और एक तरफ से स्वदेशियन बॉयकट को ये गरम दल वाले चाहते थे ऑल ओवर इंडिया का मूवमेंट बनाया जाए, बट नरम दल चाहते थे कि ये बंगाल तक ही कन्फाइन किया जाए। दोनों के लीडर अलग-अलग, दोनों के स्ट्रगल अलग-अलग। देखो एक चीज मैं बताऊं यहाँ पर, वन नेशन टू पाथ बट सेम गोल फ्रीडम, दोनों को ही आजादी चाहिए था। ऐसा नहीं कि किसी की आजादी कम है, किसी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी का तरीका था नॉन वायलेंस, सुभाष बोस जी का तरीका क्या था? दैट इज वायलेंस, ठीक है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोनों तो यही भगत सिंह का क्या था? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब वो चाहते थे लड़ना। मतलब ये जो गरम दल चाहते थे कि हम कैपेबल हैं, हम ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ सकते हैं और उनको खदेड़ सकते हैं, बट मॉडरेट का मानना था नहीं, हम उनसे अच्छा से बात करेंगे और धीरे धीरे बात करके हम जो है चीजें बताएंगे। देखो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, प्रीफर द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मॉडरेट, ये लोग चाहते थे नहीं स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, और मॉडरेट बिलीव करते थे डायलॉग एंड पेटिशंस, ये लोग बिलीव करते थे बॉयकॉट स्वदेशी नेशनल एजुकेशन, और ये लोग मॉडरेट बिलीव करते थे ग्रेजुएट रिफॉर्म धीरे धीरे होगा, बट ये लोग चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंट, हमें किसी भी हाल में पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है? यही डिफरेंस था गरम दल और मॉडरेट्स में, ठीक है? हालांकि आइडियोलॉजी देखा जाए, दोनों का तरीका देखा जाए, दोनों का डिमांड देखा जाए, और फाइनली दोनों चाहते थे अपना अपना लीडर, जिसकी वजह से ये जो है डिवीजन हो गया था, ठीक है? सूरत स्प्लिट हो गया था, और ये गुजरात के सूरत में होने के कारण उसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। अदरवाइज दिस इज द स्प्लिट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही स्प्लिट है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज सूरत स्प्लिट। अब देखो सूरत कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंपोर्टेंट ऑफ द सूरत स्प्लिट, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो है पार्टी छोड़कर चले गए थे, मॉडरेट्स जो है मॉडरेट्स का डोमिनेशन बढ़ गया था, ठीक है? और ब्रिटिश गवर्नमेंट टूक द एडवांटेज ऑफ द इंटरनल डिवीजन। जाहिर सी बात है, आईएनसी का पार्टी दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, गरम दल और नरम दल में, फायदा किसका होगा? सरकार का ही होगा, ठीक है? एक तरफ से कह सकते हो कि जो नेशनल मूवमेंट था वो थोड़ा सा टेम्पररी वीक हो गया था, लेकिन
दोबारा ये लोग कमबैक हुए थे लखनऊ सेशन में 1906 में, फिर से गरम दल और नरम दल पास में आ गए। तो कह सकते हो ए टेम्पररी सेटबैक बट द मूवमेंट कंटिन्यू एंड दे ऑल यूनाइटेड इन द लखनऊ पैक्ट इन द ईयर 1916। मैं बताऊंगा लखनऊ पैक्ट डिटेल में, बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक की तरफ, दैट इज 1909, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 भी कहा जाता है और जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है, जॉन मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो उन्हीं ने रिफॉर्म किया था, इसलिए उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है और इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 भी कहता है। देखो एक चीज मैं बता दूं, चाहे वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो, चाहे वो मॉन्टेगो चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे माउंटबेटन प्लान हो, ठीक है, चाहे कैबिनेट मिशन हो, तो ये सब जो है एक तरफ से संविधानिक प्लान था, एक्ट था। मतलब कह सकते हो कि अमेंडमेंट ब्रिटिश अपने हिसाब से संविधान बनाते थे और जो है इंडियन के लिए पेश करते थे। जैसे कि हम लोग का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 में। तो ब्रिटिशर हर एक 10 साल में अपने हिसाब से नियम कानून यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू करते थे, उसको जो है एक्ट के हिसाब से माना गया, उसको जो है इंडियन को मानना होता है। जैसे कि 1909 में इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट, फिर 1919 में जो है मॉन्टेगो चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट, फिर 1935 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, फिर जो है 1927 और 28 में आया था साइमन कमीशंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन को भेजे थे, देन माउंटबेटन प्लान, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, 46। तो ये सब जो है एक तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरफ से रेमेडीज हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान हुआ करता था, ठीक है। उसको जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट भी कहा गया है, ठीक है। और ये सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले एंड मिंटो, ठीक है। तो उसमें क्या फीचर्स क्या था देखो, उसमें जो है एक तरफ से लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द इंडिया, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर देखो सबसे बड़ा डिफेक्ट रहा कि सेपरेट इलेक्टोर्स की उन्होंने बात की। सेपरेट इलेक्टोर्स किसका था? मुस्लिम का। तो ये लोग मुस्लिम को अपने तरफ भड़काने की कोशिश किया। कैसे भड़काने की कोशिश की मुस्लिम लीग को अपने तरफ? कि मुस्लिम लीग का जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोर्स, सेपरेट इलेक्टोर्स का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोर्स मैंने आप लोगों को समझाया था, सेपरेट इलेक्टोर्स का मतलब है जो वोटर होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, जो लीडर होगा, जो कैंडिडेट वोट देने वाला वो भी मुस्लिम होगा और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी मुस्लिम होगा। मतलब मुस्लिम का लीडर मुस्लिम ही चूज करेंगे। मुस्लिम का लीडर कोई हिंदू नहीं हो सकता, या मुस्लिम लीडर को चूज करने वाला भी कोई हिंदू नहीं हो सकता। मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोर्स का मतलब है मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन होगा, मुस्लिम का वोट वही करेंगे और मुस्लिम का लीडर भी वो चूज करेंगे। यानी कि एक तरफ से मुस्लिम का अलग से पावर होगा ये, और ये जानबूझकर मुस्लिम लीग का ये दो डिमांड को पूरा किए थे ताकि मुस्लिम लीग को ब्रिटिशर अपने तरफ कर पाए और एक तरफ आईएनसी। मतलब इस मूवमेंट के बाद ऐसा हो गया कि एक तरफ जो है आईएनसी और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट किए थे मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यही उसका एक तरफ से खासियत रहा। तो सेपरेट इलेक्टोर्स यहाँ पर बात हो रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किए थे और उन्होंने ही मुस्लिम लीग को भड़काया था। एक तरफ से यहाँ पर जो है कम्युनल डिसहार्मोनी, कम्युनल एक तरफ से यहाँ हिंदू और मुस्लिम में एक तरफ से खटास हो गया था मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म्स की वजह से, ठीक है। अब देखो इस इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 का सिग्निफिकेंस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इंडियन इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। उसके साथ साथ जो है एक्सपांड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था उसका स्कोप बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम, मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, अलग से निर्वाचन करने की बात है, वो इंट्रोड्यूस कर दिए थे। और यहाँ पर जो गलत चीज क्या हुआ, लिमिटेशंस क्या है? नो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, जो जिम्मेदारी सरकार, जो एक तरफ से जो जो जिम्मेदार लेने वाली सरकार नहीं आई थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो है टोटली जो है ब्रिटिश कंट्रोल में ही था, भले ही एग्जीक्यूटिव बढ़ा गया था बट ब्रिटिश कंट्रोल में था। उसके साथ साथ जो है ये कम्युनल पॉलिटिक्स था, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने का। ये कह सकते हो कि स्टेप फॉरवर्ड इन रिप्रेजेंटेशन बट नॉट द सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कह सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक है होम रूल लीग। देखो होम रूल लीग का गठन हुआ था 1916 में, और होम रूल लीग और होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग के नाम पे फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक,
ठीक है? बाल गंगाधर तिलक हैं और होम रूल मूवमेंट के नाम पे जो फाउंडर जो थे वो है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ध्यान रखिएगा। होम रूल एनी बेसेंट थे। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी, ठीक है, हालाँकि होम रूल लीग और होम रूल मूवमेंट बाद में एक साथ हो गया था। बाल गंगाधर तिलक ने भी इनोवेशन को सपोर्ट किए थे, बट उनका जो मेन मकसद था सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट उनका मेन मकसद और ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स द इंडियन इंडिपेंडेंस कह सकते हो, ठीक है? और ये सेल्फ गवर्नमेंट पे फोकस किया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ था एंड ये इंस्पायर हुआ था हिरिस होम रूल मूवमेंट के हिसाब से और मतलब 2 होम रूल लीग्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1916 एंड दोनों ही एक साथ में आ गए थे, ठीक है? अब देखो दोनों के बीच में क्या है, एक है पूना में हुआ था, ठीक है? उसके जो होम रूल लीग के जो फाउंडर हैं, वो है एक तरफ से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? और अप्रैल 1916 में हुआ था और होम रूल मूवमेंट के जो फाउंडर हैं, वो है एनी बेसेंट जो कि सितंबर 1916 में हुआ था। होम रूल लीग के जो हेडक्वार्टर है पूना में, आप देख सकते हो और होम रूल मूवमेंट का है मद्रास में। होम रूल लीग जो है मेनली काम कर रहा था महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंसेस और होम रूल मूवमेंट जो है वर अक्रॉस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। उसके साथ होम रूल लीग का जो डिमांड था दैट इज सेल्फ स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल मूवमेंट का न्यूज़पेपर, मीटिंग, लेक्चर्स के थ्रू जो है अपना मूवमेंट को स्प्रेड करना, ठीक है? हालांकि दोनों एक साथ हो गए थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होम रूल पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना, ठीक है? मोबिलाइज करना लोगों को। उसके साथ-साथ जो लीग का जो था लोगों के मन में जो है नेशनलिस्ट स्पिरिट लाना, एक तरफ से मास पार्टिसिपेशन करवाना, ठीक है? किस तरह से जो है मॉडरेट्स और गरम दल और नरम दल को एक साथ लाना और ये लोग पूरी तरह से कोशिश भी किए थे कि जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग लीग के बीच में जो डिफरेंस है, उसको किस तरह सॉर्ट आउट करें, ये उन्होंने कोशिश भी किया था। हालाँकि ये अलग बात है कि वो सक्सेस नहीं हुए थे क्योंकि अब तक एक और चीज़ है, मुस्लिम लीग का देखो मुस्लिम लीग का 2 डिमांड था। एक है सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द मुस्लिम, एक है स्पेशल प्रोविजन फॉर द मुस्लिम और ये 2 डि सेपरेट इलेक्टोरल्स मतलब अलग से निर्वाचन और स्पेशल प्रोविजन मतलब उनके लिए रिजर्वेशन चाहिए था। 2 डिमांड जो है ब्रिटिशर्स ने पूरा किया था, तो मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया। तो आईएनसी ये 2 डिमांड अब तक पूरा करने के लिए तैयार नहीं है बट 19 अगला जो होगा लखनऊ पैक्ट में वो राजी हो जाते हैं आईएनसी मुस्लिम लीग का 2 डिमांड पूरा करने के लिए तो तभी आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ हो जाएंगे। अब देखो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट, ठीक है? लखनऊ पैक्ट मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि लखनऊ में मिलकर पैक्ट लगाए थे, नहीं ऐसा नहीं है। पैक्ट है, ये समझौता है। किसके बीच में समझौता है? आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता है। उससे पहले क्या है? उससे पहले बेटा मुस्लिम लीग ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने अभी बताया था मुस्लिम लीग का 2 डिमांड था। एक है सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि अलग से निर्वाचन होगा, एक है स्पेशल प्रोविजन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम के लिए अलग से रिजर्वेशंस होंगे। तो ये 2 डिमांड आईएनसी पूरा नहीं किया था। नहीं करने की वजह से ब्रिटिशर जानबूझकर पूरा किए थे, तो ब्रिटिशर की तरफ चले गए थे। तो अब जो है आईएनसी को भी लगा कि नहीं मुस्लिम्स को ब्रिटिशर अपने हिसाब से कन्विंस कर रहा है और हमारे साथ डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेल रहा है। तो क्यों ना हम मुस्लिम लीग का 2 डिमांड पूरा कर देते। पहले तो अब बात आती है कि आईएनसी क्यों पूरा नहीं कर रहा था? आईएनसी नहीं पूरा करने का रीज़न ही ये है नहीं पूरा करने का रीज़न ही ये है कि वो चाहते थे दोनों मिलकर लड़ें। बट जब जब उन्होंने पूरा कर दिया 2 डिमांड तो अब मुस्लिम लीग ने आईएनसी को सपोर्ट किया और ये लखनऊ में हुआ था इसलिए उसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। दिस इज़ द पैक्ट बिटवीन कांग्रेस लीडर एंड मुस्लिम लीग जिसकी वजह से एक तरफ से कह सकते हो कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया था, ठीक है? ग्रेटर कंट्रोल हो गया था, ग्रेटर पावर आ गया था, सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर भी नारा लगाए गए थे और जो जिन्ना और तिलक दोनों एक साथ आ गए थे। एक स्ट्रेंथ ए हिस्टोरिकल स्टेप टुवर्ड द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट तो दोनों एक साथ आ गए थे। तो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और भी मजेदार वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ हम लोग का यूपीएससी बैच है केवल 5000 में नीचे लिंक है आप लोग जॉइन कर सकते हो। उसके साथ हिस्ट्री ऑप्शनल भी 7000 में आप लोगों को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे मजे और पार्ट 2 लेके मैं आऊँगा बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।